स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक, इट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टारशिप का फ्लाइट 10 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो फ्लाइट 10 से पहले समझना पड़ेगा कि फ्लाइट 9 में क्या हुआ था। तो फ्लाइट 9 जो था वो थोड़ा सा बम्पर वाला था, उसमें स्मूथनेस नहीं थी। ये 27 मई 2025 में होगा और आपने ध्यान दिया होगा कि उससे पहले बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा था। 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो वो कारण था कि फ्लाइट 9 अच्छा से नहीं बिहेव किया था, जिसमें कि बूस्टर जब ये रिटर्न के लिए लैंड करा तभी बूम कर गया, उसमें डैमेज हो गया था। वो बूम कर गया और स्टारशिप जो था वो सही एल्टीट्यूड नहीं पहुँचा, उसमें भी फॉल्ट आ गया और वो तो मतलब पेलोड डोर को भी नहीं खोल पाया, बहुत सारा उसमें भी तांडव हुआ। तो उसमें वो लोग 2 चीज़ टेस्ट करना चाह रहे थे, जिसमें था स्पेस रीलाइट यानी कि रैप्टर इंजन को स्पेस के वैक्यूम में बंद करना और वहां पे उसे रीस्टार्ट करके फिर बंद करना। तो वो रीलाइट का टेस्टिंग नहीं हो पाया और सिमुलेटर का डिप्लॉयमेंट रखे थे, मतलब एक मास डमी मास रखा हुआ था, लेकिन डिप्लॉय नहीं कर हुआ, दरवाजा ही नहीं खुल रहा था और हाइट भी सही नहीं था, तो कंप्यूटर अबोर्ट कर दिया। तो समझ लीजिए कि मतलब नाइन्थ वाला अच्छा नहीं था और उससे पहले वाले भी अच्छे नहीं चले। जब से ये V2 में गए हैं रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो वही समझिए। और वो सब तो ठीक है, गाड़ी चल रही है, प्रोग्रेस होगा, लेकिन स्टारशिप 36 नंबर जो है, ये बूम कर गया और ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि ये रॉकेट मतलब पूरी तरह से फुल्ली फ्यूल भी नहीं था, सिर्फ स्टारशिप था, बूस्टर नहीं। और ये फटा और बहुत जोर से फटा, मतलब वो पूरा ये एक्सप्लोजन को अगर आप सही से 4K में देखिएगा तो समझ में आएगा कि मतलब ऑलमोस्ट मिनिएचर न्यूक है, मतलब कि बात सही में बहुत ज़्यादा प्रोपेलेंट की हो रही है। तो बहुत बड़ा एरिया को डैमेज किया और बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तो सारी चीज़ को रोका गया कि भैया क्या हो रहा है। तो ये सब के कारण डिले बहुत हो गया, नहीं तो एक्चुअल प्लानिंग जो था, जो यहाँ पे चल रहे थे, वो आपका समझिए जून में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन वो बूम हो गया तो सारा चीज़ को डिले किया गया। और उसके बाद 24 अगस्त को गाड़ी खोलने के लिए बैठे और उस टाइम ग्राउंड फॉल्ट हो गया, मतलब कि ग्राउंड इक्विपमेंट धांधली कर दिया। ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 25 को एनुअल क्लाउड्स हो गए, जो कि थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड है, यानी कि उससे गुजरना आग के साथ खेलने वाला, बिजली गिर सकती है। तो क्या रॉकेट बिजली बर्दाश्त कर सकता है? हाँ भी और नहीं भी, लेकिन कोई टेस्ट नहीं करना चाहेगा। रहा बात कि 26 अगस्त 5 बजे सुबह इंडिया में फाइनली ये टुक ऑफ किया। तो समझिए फ्लाइट 10 को इसीलिए इतना देर हुआ कि पहली बार जितने पिछले तीनों थे सब बूम बम ब्रीम हुए, उसके बाद एक तो कबूम ही हो गया और 9th का मतलब दोनों फेल हुआ, मतलब बूस्टर भी फेल हुआ और आपका ये स्टारशिप भी फेल हुआ। तो फ्लाइट कैसा रहा? तो फ्लाइट यहाँ पे समझिए एज़ एक्सपेक्टेड हुआ, वो अच्छा रहा। तो यानी कि आपका बूस्टर लॉन्च हुआ, उसके बाद वो हॉट स्टेजिंग किया, उसके बाद वो लैंड किया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लैंड में काफ़ी ऊपर ही रखे थे, ऐसा क्यों? इनको एक रिस्क है कि अगर ये बूस्टर गिराते हैं और बूस्टर बूम होता है, तो वो चिथड़ी नहीं उड़ता है उसका। तो कई जगह एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, वो तैरते रह जाता है। फिर वो स्पेसएक्स के खर्चे पे आता है कि भैया उसे डुबाओ आप। ये पहले भी हो चुका है, फाल्कन 9 का एक बूस्टर गया था, उसको किसी एयरफोर्स का कोई ट्रेनिंग हो रहा था, बोला उसको जाके फोड़ दो मिसाइल मार के। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये थोड़ा इतना ऊपर कर दिया कि इतनी ऊँचाई से गिरते ही वो बूम हुआ। इसीलिए वो गिर के टिप नहीं किया, वो कबूम करा दिए। ये जानबूझ के किया गया था, इसीलिए उसको हवा में काफ़ी दूर ही रोक दिया। तो इसीलिए वो आपको थोड़ा ड्रामेटिक देखने को मिला कि है, कबूम कर दिया। भैया वो ड्रामेटिक बनाया गया था। हवर हुआ, फेल हुआ, सब चीज़ एकदम मतलब जैसा होना चाहिए था। मतलब ये लोग प्लान कर रहे थे, वो एग्ज़ैक्टली हो गया। फिर आप पेलोड डिप्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी बात है कि ये अब पहली बार 10 में अभी भी डमी ही है, बट एटलीस्ट वहाँ पहुँचे कि डमी को छोड़ पा रहे हैं। ऑर्बिट में नहीं, मैं क्लियर कर दूँ, ऑर्बिट में नहीं डाले हैं। जनरली डमी को ऑर्बिट में नहीं डाला जाता है, लेकिन डिप्लॉय करा है, मतलब कि रॉकेट गया स्पेस में, उससे कोई सामान बाहर निकाला गया। ये हो पाया, बहुत बड़ी बात थी। और स्प्लैश डाउन जो है, वो भी हुआ सही लोकेशन पे और उसमें ये लोग ट्राई कर रहे थे एक हीट शील्ड का, जिसमें वो हो क्या बोलते हैं आपका एक्टिव कूलिंग है, वही लीक किया, इसीलिए वो पूरा एरिया ऑरेंज हो गया है, वो हीट शील्ड वाले एरिया में। तो फ्लाइट हुआ, मतलब ठीक-ठाक काम हुआ। अब रहा बात क्या इसमें अनोमली हुआ? हाँ, अनोमली हुआ। सबसे पहला कि बूस्टर जब जा रहा था ऊपर तो एक इंजन कट ऑफ हो गया। ये आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब रॉकेट फुल फोर्स पे चल रहा है, तो वो सारे इंजन को ऑलमोस्ट 90 या 95% थ्रॉटल पे रखा हुआ है। एक इंजन का डाउन से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि स्पेसएक्स मान लीजिए कल को कोई हेवी पेलोड ले जा रहा है। लाइट पेलोड पे दिक्कत नहीं हो, लेकिन हेवी पेलोड में अगर इंजन फेल होता है, रॉकेट लैंड करा देंगे वो लोग। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्बिट नहीं पहुँच पाएगा। ये इल्यूज़न मत रहे कि रॉकेट इंजन है, आपका 1-2 तो बंद भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। वो ऑर्बिट
नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, रीयूजेबल है तो आप ये आराम से आप देख सकते हो कि गया आ गया। और अगर मान लीजिए 100 टन का ये लोग टारगेट बनाते हैं और 100 टन में आप सिर्फ 75 टन का पेलोड रखें, कोई टेंशन नहीं है। या एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर एक इंजन हो गया तो फ्यूल ज़्यादा देर बर्न करो, रीयूज़ को खत्म करो, पेलोड डिलीवरी कर दो। वो कर सकते हैं। इसीलिए इंजन आउट हर लॉन्च में आपका कोई ना कोई इंजन हो जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहा है, वो खतरनाक बात है। आप हैंडल ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा चीज़ नहीं है कि हर बार कर लो। अरे! एक ठो बंद हो गया कोई बात नहीं है, नहीं, नहीं वो खराब इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इनका एक इंजन कपुट हुआ। वो थोड़ा-सा बड़ा क्योंकि 10th बार ट्राई कर रहे हो आप। ठीक। फिर स्टारशिप का जो ये है, स्कर्ट में मिनी बूम हो गया। यहाँ पे बहुत ज़ोर से बूम हुआ है। अब किसी को श्योर नहीं कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, क्यों हुआ है। कुछ का है कि शायद कोई ऑर्बिटल डिब्री से भिड़ा या कुछ गैस वहाँ पे जमा हो गया था, वो हुआ क्योंकि फटा। अच्छा खासा थैंकफुली कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ, बहुत ज़ोर से हुआ। ठीक है। और एक्टिवली कूल्ड जो टाइल था वो लीक कर रहा था, तभी जाके अब वो आपको लैंडिंग वाले फुटेज में आपको दिखेगा पूरा ऑरेंज हो चुका है। वो भी चला। अब रहा बात वो माइनर इश्यू है। ये बूम बड़ा इश्यू है। बूस्टर का इंजन अभी भी इतना रिलायबल ना हो पाना कि चलिए सर 33 लॉन्च के मतलब अगर ऐसा होता कि 10 लॉन्च में एक बार एक इंजन छींक दिया, चलो ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता हर लॉन्च में 1-2 इंजन छींक रहे हैं। वो बहुत अनरिलायबल सिचुएशन है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इनके पास अभी भी V2 बचे हुए हैं, मतलब कि जैसा क्लेम अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं 2 है, कुछ कह रहे हैं कि 1 है, बट है V2, यानी कि अभी भी ये यूज़लेस डिज़ाइन को ये ज़बरदस्ती का लॉन्च करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। और रहा बात ये खतरनाक इसलिए कि ये ऑर्बिट हाइट पे जा रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऑलमोस्ट छू रहा है। दिक्कत ये है कि ऑर्बिट पे कचरा कहीं और गिरा सकते हो आप, जो कि हो चुका है स्टारशिप का, जो एयरलाइंस को डाइवर्ट करना पड़ा था। इसीलिए ये थोड़ा ऑड लग रहा है कि इनको खुद भी पता है कि ये डिज़ाइन काम नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं इसका ये टेल में फिन सेक्शन में डैमेज हो गया, बर्न थ्रू हो गया। तो यानी एरोडायनामिकली ये डिज़ाइन सॉर्टेड नहीं है, तो भी इसको लॉन्च करेंगे। मतलब इनको पता है ये इंजन स्टेबल नहीं, तो भी लॉन्च करेंगे। अब रहा बात ठीक है, जब तक लॉन्च कर रहे हैं सब चीज़ सही चल रहा है, बल्ले-बल्ले, लेकिन बस एक ही हैज़र्ड है कि वो एयरलाइंस को मत परेशान करें। अगर एयरलाइंस को बार-बार परेशान करते हैं तो मिसाइल ऊपर से मार दिया जाएगा। तो एनोमली हुआ, मतलब कि स्मूथ गए बट मक्खन नहीं था। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि स्टारशिप अब उस जगह पे आ गया कि वो आर्टेमिस को डिले कर रहा है और चाइना धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। और प्रेसिडेंट से, अमेरिकन कांग्रेस से सबसे आ रहा है कि सर आर्टेमिस को आगे बढ़ाइए, ये अच्छी बात नहीं लगेगी। मतलब भले हम लोग पहुँच जाएँगे, भले हम लोग मतलब टारगेट है कि वो हाईवे बनाना चाहते हैं मून तक जाने के लिए, लेकिन आर्टेमिस का पूरा भार इस पे जो डाला गया है और ये एकदम सीधे लॉल चल रहे हैं, वो थोड़ा खतरनाक बात है। और वो अभी लूनर मिशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि अगर एक स्पेस कंपनी है जो ऑलमोस्ट सारी रॉकेट्स 1 या 2 शॉट में सब हो जाता है। फ़ाल्कन 1 भी 4 के अंदर निपट गया, तो ये 10 बार में क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? यहाँ पे जब भी आपके साथ कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो देखिए ना, कभी-कभी प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ ज़्यादा चीज़ माँग लेते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, हर-सही भी कर दो, यहाँ पे रॉकेट को सस्ता बनाने के चक्कर में ये स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं। उससे फ़ायदा मिलता है आपको, थर्मल रेजिस्टेंस बल्ले-बल्ले मिलता है, लेकिन पेनल्टी है कि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। कितना भारी होता है? 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब इसको कंपेयर करें फ़ाल्कन 9 से, फ़ाल्कन 9 में लिथियम एल्युमिनियम एलॉय यूज़ होता है, जो कि 2195 सीरीज़ का एल्युमिनियम एलॉय है, वो 2.7 रहता है। उससे उन्होंने फ़ाल्कन 9 बनाया। कोई भी रॉकेट एल्युमिनियम ये लिथियम एल्युमिनियम एलॉय से ज़्यादा भारी चीज़ से नहीं बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील से हम लोग V2 बनाते थे और बहुत अर्ली मतलब वैनगार्ड सीरीज़ के रॉकेट्स बनाए जाते थे। उसको त्यागा इसीलिए कि बहुत ज़्यादा भारी है। और वो जो क्रायोजेनिक वाला बात है, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय क्रायोजेनिक्स हैंडल कर पाता है। वो उतना बड़ा टेंशन नहीं है। ये इनका जो वज़न इतना ज़्यादा है रॉकेट का, वो बैंड बजा रहा है। और अगर इसको आप कंपेयर करते हैं रॉकेट लैब से, तो रॉकेट लैब ट्राई कर रहा है कार्बन फाइबर से, या स्पेसएक्स के जो ओरिजिनल डिज़ाइन था, जिस डिज़ाइन को ये मिनिएचराइज़ किए हैं, जो 300 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट पे चल रहे थे, इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो 1.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे उसका वज़न आता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा भारी मटेरियल से बना रहे हैं। और रॉकेट इक्वेशन में एक ही चीज़ देखा जाता है, आप हल्का कितना हो। मतलब कि फ्यूल आप भारी रखो, लेकिन आपका रॉकेट हल्का होते जाना चाहिए। मतलब कि फ्यूल आप खत्म कर दिए, ऑलमोस्ट सर हवा है, कुछ है ही नहीं सर। अब वहाँ पे स्टेनलेस स्टील बोलता है नहीं सर हम तो भारी है। और इससे बहुत दिक्कत आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिक्कत आता है कि टेक ऑफ में भी आपकी बैंड बज रही है, रीयूज़ में मतलब आपका बहुत ज़्यादा प्रोपेलेंट खपत हो रहा है। और जब आप री-एंट्री कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे हैं। वहीं अगर स्पेस शटल को देखेंगे, जब री-एंट्री कर रहा है, वो आराम से अपने आप को स्लो कर पाएगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा नहीं है। और प्लस वो ऐसे-ऐसे करके क्योंकि ड्रिफ्ट भी कर रहे थे ताकि स्पीड थोड़ा-सा बर्न कर सके। मतलब अपर एल्टीट्यूड में आप चाहोगे कि थोड़ा-सा भी फ्रिक्शन हो, स्पीड घटना शुरू हो जाए। जैसे एक फेदर गिरता है, तो क्यों उसका टर्मिनल वेलोसिटी हाई नहीं होता है? उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अच्छा है। तो वही समझिए। और ये डिज़ाइन जो चल रहा है रॉकेट का, ये बहुत ज़्यादा पुअर चल रहा है। यानी कि
इनका जो V1 इन्होंने लॉन्च किया 2023 से 2024 में, वो कोई काम का रॉकेट नहीं था। मतलब अगर उसे बना भी देते पूरा, उसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि ये स्पेसएक्स का है, मैं नहीं बता रहा हूँ, स्पेसएक्स खुद से शेयर किए हैं। वो 15 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट था। यानी कि फाल्कन 9 से लॉन्च कर दो, सस्ता पड़ेगा। फाल्कन 9 फेंक दो तो भी सस्ता पड़ेगा। 15 टन, सिर्फ 15 टन था। अब आप कहोगे कि इंजन उतना बम नहीं था, तो इन्होंने साइज बड़ा किया और इंजन अपग्रेड किया। V2 आ गया। V2 जो अभी चल रहा है, ये बहुत रो गया, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक नंबर बता रहे हैं, ये इतना शायद ही हो। 35 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट है। ये अभी भी फाल्कन हैवी से नीचे है। अब इनका है कि हम V3 करेंगे, V3 में 100 हो जाएगा। कैसे? अब कैसे हो जाएगा, आई डोंट नो। हो कैसे जाएगा? तो बेस्ट केस इनका है कि इनके सारे होप्स हैं कि भैया इंजन V3 जो इंजन है वो इतना लाइट वेट हो और इतना ज्यादा थ्रॉटल दे पाए कि शायद ये फाइनली 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट कर सके। और दूसरा, प्रोपेलेंट मास बढ़ा रहे हैं। मतलब कि प्रोपेलेंट बढ़ाते जाओ। सिलेंडर में एक फायदा होता है, अगर सिलेंडर की लंबाई आप बढ़ाते हैं, मास जो बढ़ रहा है सरफेस एरिया से वो थोड़ा बढ़ता है, वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है, यानी कि आप ज्यादा प्रोपेलेंट कैरी कर पाएंगे। और उसके बाद उसी डिजाइन पे V4 बना रहे हैं। यहाँ पे ये 200 टन का क्लेम कर दे रहे हैं। मैं श्योर भी नहीं हूँ 100 टन होगा कि नहीं, और वो 200 टन का क्लेम कर रहे हैं। उसमें अब ये रॉकेट ही लंबा कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर आप बूस्टर में जितना प्रोपेलेंट जा रहा है उसको समझिए, 3250 टन से गाड़ी खोले थे। अभी जो चल रहे हैं वो 3250 टन पे ही हैं, और जो V3 आएगा वो 3650 टन डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोपेलेंट डाल रहे हैं उसमें। और जो V4 के बारे में डिजाइन कर रहे हैं वो 4050 टन पे चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रोपेलेंट डाला जा रहा है उस सब में। तो बेसिकली भाई इसीलिए लंबा कर दो। और इंजन के भरोसे ये चल रही है। स्टेनलेस स्टील का पेनल्टी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इनको इंजन पे जोर डालना पड़ रहा है। और इसीलिए बोल रहा है 15 टन का क्या फायदा, वो इतना बड़ा आप रॉकेट बनाए, वो तो 15 टन भैया। फाल्कन नहीं बोलेगा भैया क्या बेइज्जती कर रहे हो, बाकी सारे रॉकेट्स बोलेंगे भैया क्या बेइज्जती कर रहे हो 15 टन पे। भैया GSL भी Mark 3 बोलेगा सर कुछ ज्यादा नहीं उछल रहे हो। 15 टन से आपने गाड़ी खोला, 35 वो भी ऑप्टिमिस्टिक है। और 100 आप बस क्लेम कर दे रहे हो कि हमारा V3 100 पहुंच जाएगा। अब मैं वही कह रहा, कोर प्रॉब्लम यहाँ पे है आपका मटेरियल चॉइस, जो आपके ओरिजिनल डिजाइन में सही था, आपने उसको धांधली कर दिया। अब रहा बात, मैं समझ सकता हूँ कार्बन फाइबर लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उतना इजी टू वर्क नहीं है। लेकिन बीच में एल्युमिनियम है सर, एल्युमिनियम करो ना, और उसी से तो आपका पूरी रोजी रोटी आपकी एल्युमिनियम पे चल रही है। फाल्कन 9 एल्युमिनियम पे चल रहा है। आप बोलोगे री एंट्री की हीटिंग होती है, उसमें आपने हीट शील्ड लगाया हुआ है, सॉर्टेड है सर, डन है सर, रियल वर्ल्ड डेटा डन, गो होम। तो वो इनका सबसे बड़ा समस्या है। बहुत ज्यादा भारी रॉकेट है, और हर बार इनका बस उम्मीद है कि हम रॉकेट थोड़ा और बड़ा कर देंगे, उसमें थोड़ा और इंजन डाल देंगे। मतलब V4 में ये 6 इंजन डालना चाह रहे हैं, वैक्यूम इंजन उस अपर स्टेज में। हर चीज में बस वही है कि और इंजन डालो और डालो, सर मटेरियल आप बदल दो। तो वही है, सारा होप है V3 इंजन पे और प्रोपेलेंट बढ़ाने पे। अब देखिए कितना ये Mark 2 को लाइट कर पाते हैं। अगर इनका इंजन बहुत ज्यादा हल्का है और बहुत ज्यादा थ्रस्ट दे पा रहा है तो शायद हो सकता है, क्योंकि ये बूस्टर लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट जो है 71 किलो टन से स्टार्ट होके वो 82 किलो टन तक जाने का कोशिश करेंगे। देखिए उतना थ्रस्ट दे पाते हैं कि नहीं। तो प्रॉब्लम है, और इसीलिए बूस्टर रिंग का डिजाइन को बदला गया है, क्योंकि भारी बहुत ज्यादा है। ऐसे अभी जो टोपी की तरह डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि कैरी ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा भारी है। तो उसको हल्का करने के लिए वो रशियन डिजाइन वाला सिस्टम पे चल रहा है। अब वो लोग भी स्टील नहीं इस्तेमाल करते, कोई स्टील नहीं इस्तेमाल करता आज के टाइम में। ये पड़े हुए कि हमको स्टील ही करना है। लाइक सर ट्राई कर लिए, 10 बार कर लिए, आपका पहला SpaceX 4 बार में पहुंच गया था ऑर्बिट, ये आप 10 बार कर रहे हो। फाल्कन 9 का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था कि मतलब भैया लॉन्च किया, पहुंच गया सर, हो गया ऑर्बिट, हो गया, जाओ खुश रहो। तो प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्लियर कर दूं। और ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक ये चल रहा है कि सर हाँ सर हमारा V3 100 टन हो जाएगा। सर क्लेम तो आप तब भी कर रहे थे V1 में। तो देखिए, अब रहा बात, मैं क्लियर करता हूं, प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जाता है, कैसे करते हैं वो उन पे है, सॉल्व हो जाएगा, ये मैं एकदम क्लियर करता हूं। ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन वो कैसे करते हैं वो उन पे है। अब ये समझिए कि ये रॉकेट पहला रॉकेट बनेगा वर्ल्ड में जो 10 टेस्ट क्रॉस कर चुका है। यानी कि अगर आप किसी भी और रॉकेट से कंपेयर करें, सब 10th में वो नॉर्मल बन जाते हैं कि सर हमारा रॉकेट है, हम जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाल्कन 9 भी, फाल्कन हैवी भी, सब चीज 10 लॉन्च बहुत होता है रॉकेट इंडस्ट्री में कि सर 10 बार आपने किया वो नहीं हुआ। और टाइम भी अब लग रहा है, अब लोग गिने सर टाइम हो रहा है आपका। तो वही है। अब जीरो पेलोड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आप कहोगे रीयूज करना चाहते हैं, रीयूज का कोई मतलब नहीं है अगर आपका रॉकेट ऑर्बिट में डिलीवरी नहीं कर रहा है। रॉकेट का सर्वप्रथम काम ऑर्बिट पे डिलीवरी करो, जब डिलीवरी हो जाए तब रीयूज का सोचो। अगर आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि रीयूज होता है कि नहीं। तो वही है। अब रहा बात कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है इनके पास दो पास से, प्राइवेट फंडिंग जो चल रही है, जो अलग से चल रहा है, दूसरा नासा दे रहा है दबा के बजट। लेकिन अब उसमें नासा में जो पैसा आ रहा है उसमें ऑप्शंस हैं, कंस्ट्रेंट हैं, यानी कि इतने टाइम में डिलीवरी दीजिए। जो आर्टेमिस का कॉन्ट्रैक्ट आप विन कर लिए हैं,
अब दिखाइए कि विन कर दिए तो उसका ये है चेक पॉइंट्स दिए जाते हैं कि ये इस साल में आप ये डिलीवर कीजिए। जैसे कि इनका ये ऑलरेडी ये पीछे चल रहे हैं कि अभी तक यानी 2025 के एंड तक में इनका प्रोपेलेंट ट्रांसफर का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, यानी कि 2 स्टारशिप हो, प्रोपेलेंट ट्रांसफर डेमो हो जाए। भगवान भरोसे। तो वो एक सीरियस बात है कि आर्टेमिस का इनका प्रोजेक्ट काटा और आर्टेमिस थैंकफुली ये कर चुका है कि उनके पास डुअल रिडंडेंट सिस्टम है, यानी स्पेसएक्स धांधली करता है, वो दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, जिसमें ब्लू ओरिजिन धीरे-धीरे मेहनत करते जा रहा है। और ब्लू ओरिजिन का डिज़ाइन सिंपल है, वो एक्चुअली कर जाएगा। स्टारशिप का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन है कि भैया हम 20 बार रिफ्यूल करेंगे। आपसे सर 10 लॉन्चेस में आप अभी तक नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, आप 20 बार रिफ्यूल करोगे, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट पे। तो ये आर्टेमिस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, मतलब कि वो 2 प्लेयर के लिए वो एक ठो को देंगे सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो पैसा हटा के शांति से ब्लू ओरिजिन को दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट किया, ऑर्बिट पहुंच गए, लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं है लेकिन ऑर्बिट पहुंच गए, यानी अगर नासा का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई सामान मून तक फेंको, वो फेंक देते। हाँ, बस लैंडिंग नहीं होता। तो ये समस्या है, क्लियर कर दिया। पैसा किसी के पास भी अनंत नहीं है, समय किसी के पास भी अनंत नहीं है, और आर्टेमिस का कॉन्ट्रैक्ट आपने 2024 के हिसाब से लिए थे, तो वो है। और इनका सबसे बड़ा समस्या है हीट टाइल्स पे। हीट टाइल एक सॉल्व टेक्नोलॉजी है, यानी कि स्पेस शटल में इसका सारा डेवलपमेंट हुआ, सॉल्व कर दिया गया, और अभी जैसे ये छोटा स्पेस शटल है, ये चलता रहता है, और इलॉन मस्क हर बार बोलता है कि रैपिड रियूजेबिलिटी, रैपिड रियूजेबिलिटी। सर आपके टाइल्स टूट फूट के गिर रहे हैं, लोगों को गिरा हुआ मिल जा रहा है रोड पे। और ये टाइल्स क्यों इतने टूट रहे हैं? क्योंकि डिजाइन खराब है। थंडरफुट इस पे बहुत अच्छा से ब्रेक डाउन किया कि मतलब टाइल्स में आपने ये जो स्टील प्लेट डाला, पहली बार स्टील क्यों डाले हैं? वजन यहाँ तो कम कीजिए, यहाँ पे आग नहीं लग रहा है, यहाँ तो वजन कम कीजिए, और वो सीधा सीधा प्लेट डाला हुआ, यानी कि जस्ट किसी ने रफली डिजाइन कर दिया, उसके साथ ये लोग दौड़ रहे हैं। तो हीट शील्ड में इनको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि ये सारा चीज जो इन हाउस कर रहे हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है और है भी, बहुत सारी चीज में इन हाउस करना अच्छी बात है, लेकिन वो आपको पेनल्टी देता है कभी कभी, यानी कि आपके पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है जो स्पेस शटल के एक्सपीरियंस रखे हुए और ये मिनी स्पेस शटल के रखे हुए। ये सब सॉर्टेड है। आज के टाइम में किसी को ये दिक्कत नहीं होता कि सर हमने हीट शील्ड बनाया, वो टूट रहा है, क्रैक हो रहा है, वो सब सॉल्व है। स्पेस शटल का पहला टेस्टिंग जिसमें वो प्लेन से खींच के उसको टेस्ट किए थे, उसी में बहुत टाइल्स टूटा था, उसके बाद उन्होंने सब सॉल्व कर दिया, हो गया। मतलब कि आज के टाइम में हीट टाइल से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है, उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपकी असेंबली में। तो वही देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि इनके कंपनी में ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन बहुत सारे और कंपनी भी है, और स्पेशलिस्ट के मामले में ये बहुत रेयर चीज होता है कि सर आपके पास 100 स्मार्ट लोग हैं, वो 2 ठो स्पेशलिस्ट है, वो 200 को उड़ा देगा। बोल रहे हैं एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री में जो हीट शील्ड्स बनाते आ रहे हैं। सर कोई बड़ी बात नहीं, हमको सिर मत खाओ। आप बोलते हो कि हम ये स्पेस शटल का सबसे बड़ा फॉल्ट जो था, सारे टाइल्स यूनिक थे, ये एक जेन्युइन फॉल्ट था, डिजाइन फॉल्ट। ये कंस्ट्रेंट के, ये डिजाइन कंस्ट्रेंट स्पेस शटल में वही हो सकता था, तो वो कर दिया। ये स्पेसएक्स कर रहा है कि सर हमारे कॉर्नर्स जो एज वाले हैं वो सब फैंसी हैं, बाकी सब हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन तो सॉल्व कर दो सर। हेक्सागोन तो मटू टूटने वाला बनाओ, हर लॉन्च में आपका टूटते फूटते रहता है, और इसमें भी टूटते फूटते रह रहा है, आपको बार बार आपको आग इधर से उधर से सामान निकलते हुए दिखेगा। तो देखिए, मतलब कि समस्या है, उन्हें सॉल्व करना है, कैसे करते हैं वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा, मजा होगा। लेकिन आर्टेमिस कैंसिल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा ये किए तो डोनाल्ड ट्रंप ही काट डालेगा कि भैया ये क्या कर रहे हो। मतलब कि टारगेट करो तो कोशिश तो करो। अब देखिए ब्लू ओरिजिन कितना स्पीड से लॉन्च करता है, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में है आर्टेमिस में, तो देखिए। और इनको चाहिए कोई बाहर से आए, एक्सपर्ट से आए जो इनका हीट टाइल सुधारे। सर ये हीट टाइल में आप ऐसा ऐसा धांधली नहीं कर सकते, सॉल्व हो गया सर, टिकट एंड गो हो चुका है। ये कितनी बार यूज होता है, 600 दिन रहता है स्पेस में, आराम से लैंड होता है, फिर लॉन्च कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। टिकट एंड गो है सर, टिकट एंड गो, लोड मत लो। और ये बस ग्राफिक्स आप दिखा रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेसएक्स का 10th फ्लाइट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।